जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के तहत जो निबंध विधा आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसकी सीरीज हम लेकर चल रहे हैं और आज जो निबंध प्रस्तुत है आप सभी के बीच में संस्कृति और सौंदर्य निबंध। ये निबंध नामोर सिंह द्वारा रचित निबंध है। 1982 ईस्वी में रचा गया है। ये निबंध नामोर जी द्वारा अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रति एक समर्पण भाव को दिखाता है। वो पुस्तक का समर्पण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम राशि और समान धर्म फक्कड़ आधुनिक कबीर नागार्जुन को 70 पार करने पर यह दिया गया है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो है एक आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध के माध्यम से नामोर जी ने अपने गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संस्कृति और सौंदर्य के प्रति जो विचार हैं उनको उद्धृत करने की कोशिश की है, साथ ही साथ मूल्यांकन भी किया है। निबंध में द्विवेदी जी के अलावा अन्य भी विद्वान मौजूद हैं, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर, अज्ञेय, दिनकर, गोविंद, कालिदास, चंद्र पांडे आदि के सांस्कृति और सौंदर्य संबंधी विचारों को भी उद्भुत करने की कोशिश द्विवेदी जी ने यहाँ पे पक्ष या विपक्ष दोनों ही रूपों में किया है। इस निबंध में नामोर जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौंदर्यात्मक दृष्टि को तो मूल्यांकित किया ही है, साथ ही उनका जो विद्रोही तेवर है, विद्रोही रूप को भी। संभव है लेखक कहते हैं कि इसमें मेरी अपनी खोज भी मिल जाए। उद्धरण तो बहुत प्रयोग किए गए हैं, कहीं कहीं वो बाधित भी महसूस होंगे। परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील ही प्रक्रिया होती है। फिर भी इस यात्रा में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। ये पड़ाव दुर्भाग्य से तभी आया जब पंडित जी नहीं रहे। ये छोटी सी पुस्तक उस पड़ाव का अनुचिंतन है। इसमें ना पंडित जी की कृतियों का आलोचना है, ना मूल्यांकन का प्रयास। अगर कुछ है तो बदल देने वाली उस दृष्टि के उन्मेष की खोज जिसमें एक तेजस्वी परंपरा बिजली की तरह कौद गई थी। ये लेखक नामोर सिंह का कहना है। निबंध संस्कृति और सौंदर्य जो है ये दूसरी परंपरा की खोज जो संग्रह है 1982 में, इसी में ये निबंध संग्रहित है। उसमें कुल मिलाकर 8 निबंध हैं। दूसरी परंपरा की खोज, ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत अस्वीकार का साहस, प्रेमा प्रमोर्थ महान, भारतीय संस्कृति की साहित्य की प्राणधारा और लोक धर्म, संस्कृति और सौंदर्य, त्वम खलु कृति, व्योमकेश शास्त्री उर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए निबंध देखते हैं। संस्कृति और सौंदर्य। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं। अशोक के फूल निबंध बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, चर्चित निबंधों में आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो कहते हैं अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। अशोक का जो फूल है केवल एक फूल की कहानी नहीं है, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहली बार उन्हें ही यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पुष्प, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का बहार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है, जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक निकल आए हैं, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह हैं। कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्य उद्घाटन से अवश्य ही धक्का लगा रहा होगा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आ रहे थे, वो गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्यतर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। वैसे तो भारत को महामानव सागर कहने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर एक अरसे से ये बतलाए आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है। किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माध्यम से भी आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। क्या इसलिए कि यह मनोजन्मा कंदर्व के धनुष से छूटा है? फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के ये 2 वाक्य ही काफ़ी है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ ही अविशुद्ध है। और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही रच डाला, किंतु जैसा कि अज्ञेय ने लिखा है, काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह
मिश्र संस्कृति पर ही खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न उनकी संग्रहकर्ता का नहीं। संस्कृति का चिंतन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है। संस्कार नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। यह मानना कठिन है कि संस्कृति की यह परिभाषा दिनकर की जानी हुई नहीं थी। उनका जीवन भी कहीं उस मिश्रता को स्वीकार करता नहीं जान पड़ता था जिसकी वकालत उन्होंने की थी। तब क्या यह संदेह संगत नहीं कि उनकी अवधारणा एक वकालत ही थी, दृष्टि का उन्मेष नहीं? और अगर वकालत ही थी तो उनका मुवक्किल क्या समकालीन राजनीति का एक पक्ष ही नहीं था, जिसके सांस्कृतिक कर्णधार स्वयं भी मिश्रता का सिद्धांत नहीं मानते थे, लेकिन अपनी स्थिति दृढ़तर बनाने के लिए उसे अपना रहे? इस मिश्र संस्कृति की राजनीति से द्विवेदी जी कितने अलग थे? उनका प्रमाण यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब से राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक सांस्कृतिक का बोलबाला हुआ, द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना लगभग ही बंद कर दिया। स्पष्ट है कि वे मिश्र संस्कृति के वकील नहीं थे और ना ही एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने ही गए थे। उन्होंने तो उस अनुभूति को वाड़ी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतरतम में उठी थी। और इस बात से तो संभवतः आगे भी इनकार नहीं करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए वह एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। इसलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ अविशुद्ध है, तो तुरंत बाद यह भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा। वह गंगा की आबादित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी आखिर पवित्र ही है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि आगे जहाँ संस्कृति की केवल संग्रहकर्ता की हिमायत करते थे, वह द्विवेदी जी के त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। अशोक के फूल में ही उसी अनुच्छेद के तहत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखता है। वे कहते हैं, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम और सभ्यता और संस्कृति वृथा मोह को रौदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचार, विश्वास, उत्सव और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। इस दृष्टि से यदि दिनकर का मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है जो आगे की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से बच नहीं जाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही से स्वीकार कर लिया गया है, जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है, आकस्मिक नहीं। कि अज्ञे द्वारा स्थापित वत्सल निधि की हीरानंद शास्त्री स्मारक व्याख्यान माला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोविंद चंद पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में सामाजिक संस्कृति का विरोध करते हैं। डॉक्टर पांडे ये स्वीकार करते हैं कि विज्ञान, प्रविधि और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाजों में आदान प्रदान अनायास और चिर परिचित है। इन साधनों का उपयोग समाज को प्रभावित करता है, किंतु इसके साथ ही वे ये भी मानते हैं कि अत्यर्क भाव, अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत ही कठिन है। कुल मिलाकर इस विमर्श का निष्कर्ष ये कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामासिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है और इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं है। सवाल यह है कि सभ्यता और संस्कृति की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को डॉक्टर पांडे ने भारत की संस्कृतियों के विवेचन के लिए अपनाया, उनका संबंध सभ्यता से है या संस्कृति से। आदान प्रदान यदि सभ्यता के ही क्षेत्र में भी आदान प्रदान होता है, फिर भी जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित सामाजिक संस्कृति का विरोध डॉक्टर पांडे ने किया है, उसे किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत न मानना आगे के लिए भी कठिन होगा। तर्क वही है जिसका इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संदर्भ में किया है। यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है, तो स्वयं अज्ञे और गोविंद चंद पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह ही है जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित जिस संस्कार की ओर अज्ञे ने संकेत किया, उसकी अर्थवत्ता से द्विवेदी जी अपरिचित हैं। यह तो स्वयं अज्ञे भी ना स्वीकार करेंगे, फिर भी उन्हें यह देखकर आश्चर्य न होना चाहिए। उन्होंने अक्सर इस संस्कार को भी बाधा माना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म 1948 शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन को ग्रहण करने के लिए बाधा बन जाते हैं।
कहते हैं कि जो संस्कार होता है, संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा परायण होता है और प्राचीन काल से संबंध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा के दृश्य देखने लगता है जो सब शुरू हुई थी, निश्चय ही उपयोगी रही होंगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई और वे रूढ़ि मात्र रह गई। ऐसे संस्कार सब समय बृहत्तर मानव पट भूमिका पर खरे नहीं उतरते। इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वे उन देशगत और जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं जो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। प्रसंग यद्यपि साहित्य का है, फिर भी संस्कार की यह भूमिका संस्कृति के क्षेत्र में भी स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में दृष्टिगत होने वाली संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर उसे ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है। यह वही वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति बहुत सी हिमायतियों का अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता था। बहुत क्लेश होने पर भी हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा, आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों का धकिया देने के लिए भारतीय आचार विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी या गई है कि मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थित कर सकता है, मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ और दूसरे या तो है ही नहीं या है भी तो एक ही बात मान बैठे हैं या रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने गड्डालिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। पंडितों की समझ का यह एकहरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण एकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया। भारतीय संस्कृति के तहत आर्यतर जातियों के अवदान की उल्लेखित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते। वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की एकहरी परंपरा की संकीर्णता का जो है निदर्शन प्रसंगवश द्विवेदी जी के द्वारा इस प्रयास के माध्यम से किया जाता है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था जिनके जवाब में कवि को काव्य और कला तथा रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़े थे। नए काव्य प्रयोगी की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें भी भारतीयता की दुहाई देनी पड़ी। काव्य और कला निबंध का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि भारतीय वाङ्मय की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध कह देने की परपाटी चल पड़ी। प्रसाद ने भी यह लक्षित किया था कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानता अपनी स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है। यह संकीर्णता और स्वरूप विस्मृति अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती है, किंतु प्रसाद ने अनुभव किया कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पाश्चात्य साहित्य में वैसी ही भारतीय साहित्य में नहीं। उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक की सौंदर्य अनुभूति, संवेदनी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतीकों के साथ साथ उनका इतिहास तो है ही, सबसे अच्छा साधन उनकी अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं, बीच बीच में इतने अभाव या अंधकार काल है कि उसमें इतनी ही विरुद्ध संस्कृतियाँ भारतीय रंगस्थल पर अवतीर्ण और लोप होती दिखाई देती है। अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से ही होता है, किंतु यह आर्यजन की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि अंदर हैं और जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है। वह अरूढ़ के अधिनायकत्व में विकसित होने वाली असुर परंपरा से सबसे अलग है, जो विधि विधान और विवेक को विशेष महत्व देती थी। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की और कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी दृष्टि में जीवन में काम को पूर्णतः स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य है अथवा काम्य है। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण यह कहना कठिन है कि द्विवेदी जी प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा से किस हद तक परिचित है, किंतु तत्वतः यह वही परंपरा है जिसका श्रेय वे गंधर्व, नाग, द्रविड़ आदि आर्यतर जातियों को देते हैं। विचार और वितर्क 1945 में संकलित अपने एक आरंभिक निबंध हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध में लिखा है कि सबसे अधिक आर्यतर संस्कृत साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजंता की चित्र, सांची, भरूच आदि में उत्कृष्ट चित्र और मूर्तियां आर्यतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक है। महाभारत और कालिदास के काव्य की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों ही दो चीजें हैं, एक में तेज दृप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य, माधुर्य और व्यंजना की छटा। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है, कालिदास के काव्य में आर्यतर। जिन लोगों ने भारतीय शिल्पशास्त्र का अनुशीलन किया वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यतर उपादान हैं और काव्यों तथा नाटकों में उनका वैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा।
पता चला है कि सांची, भरूच आदि के चित्रकारी यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति थी, जो संभवतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने इन सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की जिनका पता आर्यों को नहीं था। कामदेव और अप्सराएं, उनकी देव देवियाँ, सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके घर की चीज़ है। अलकापुरी उनका स्वर्ग है। इस प्रकार के अन्य अनेक बातें उनसे और उन्हीं की तरह अन्य आर्य तर जातियों से महाकवि ने ली है। इस क्रम में आगे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में भी उनके आर्यों की विद्या न मानने वाले मत का भी जिक्र करते हैं। शुरू में एक कथा में बताया गया कि ब्रह्मा ने नाट्य वेद नामक 5 वेद की सृष्टि की थी। अगर आर्यों के वेद से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है इस कथा की जरूरत ही नहीं होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में ही दिखाए जाते थे। उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। आर्येतर अवदान की सूची में यदि भक्ति द्रविड़ उपजी आभीरों के आराध्य देव बालकृष्ण तथा देवी राधा को जोड़ न ले तो हमारी परंपरा में सुंदर माना जाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आर्येतर ना हो। एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या क्या सुंदर है। अंतर केवल यह है कि प्रसाद जिसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे विभिन्न आर्येतर जातियों का अवदान मानते हैं। फिर भी एक बात में उभयत्र समानता है कि हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचलित मिथक से भिन्न है। इस मिथ की आर्य से चिड़ इसलिए कि इसके ध्वजाधारियों को सुंदर से परहेज है, जैसा कि प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में स्पष्ट लिखा है। आनंद पद को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित करने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। इसलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है। ज्ञान से व अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पद के लिए जो जनरो फैलाया है वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। इसलिए नैतिकतावादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा के अंदर आर्येतर तत्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया है। एक ही परंपरा और दूसरे के प्रति परंपरा 2 दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है। थोथे नैतिकतावादियों के विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा, सुंदर को ही लेकर ये सारा विवाद इसलिए है कि जैसा कि प्रसाद ने कहा है कि संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। यह आकस्मिक नहीं कि भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नारी सौंदर्य के सामने आंख चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोक मंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों को कौन कहे स्वयं विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे कि स्वयं विद्यापति और सूर्य जैसे भक्त कवियों का नारी सौंदर्य भी ग्रह नहीं है। आनंद और माधुरी को लोक मंगल की सिद्धावस्था का गौरवपूर्ण पद देकर उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कंटक कर लिया है। संभवतः ऐसी ही पूर्वग्रह का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही प्राचीन भारत का कला विलास 1940 नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर परिवर्धित रूप से प्राचीन भारत की कलात्मक विनोद नाम से छपी। प्राचीन भारत में प्रचलित कलाओं के लगभग 100 संदर्भों का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करने से पहले कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने आरंभ में स्पष्ट कर देना जरूरी समझा कि विलासता और कलात्मक विलासता एक ही वस्तु नहीं है। थोथी विलासता में केवल भूख रहती है, नंगी बुभुक्षा पर कलात्मक विलासता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। सो कलात्मक विलासवा किसी जात के भाग में सदा सर्वदा नहीं जुटता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग और भोग का सामर्थ्य चाहिए, और सबसे बढ़कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सौंदर्य और सुकुमारता की रक्षा कर सके। परंतु इतना ही काफी नहीं, उस जाति में जीवन के प्रति ऐसी एक दृष्टि सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वह पशु सुलभ इंद्रियवृत्ति को और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुखों का कारण न समझे। उस जाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा बड़ी और उदार होनी चाहिए, और उसमें ऐसा कौलीन्य गर्व होना चाहिए जो आत्ममर्यादा को समस्त दुनिया की सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझता हो और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त न कर सकता हो। जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करता नहीं जानता और विलासी भले ही हो, पर कलात्मक विलास उसके भाग में नहीं होता। संक्षेप में यह उस सौंदर्यबोध की संस्कृति है जिसका अत्यंत सौंदर्यशील और से सूक्ष्म विवरण कलात्मक विनोद के बाद के पृष्ठों में मिलता है, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, नामदास का पोथा जैसी सृजनात्मक कृतियों के उन प्रसंगों में जहाँ नारी सौंदर्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है तथा नृत्य कला के प्रदर्शन के अवसर अक्सर उपस्थित होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के इस सौंदर्य बोध में सर्वथा शास्त्रीय प्रत्याविज्ञान ही नहीं, बल्कि उसमें एक सजग इंद्रिय संवेदन की प्रतिज्ञता भी होती है। इस सौंदर्यबोध को सामंती संस्कृति का पर्याय समझ लिए जाने का भ्रम ना हो, इसलिए मेघदूत एक पुरानी कहावत 1957 से पूर्व मेघ के पुष्पलाभी मुखा नाम वाले 26वें छंद पर द्विवेदी जी की व्याख्या का एक अंश यहाँ प्रस्तुत है,
जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि का प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा धावक पावक तत्व है मित्र, जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है वहाँ कलुषता और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा के प्रच्छन्न विलासियों में यह पावनकारी तत्व नहीं है। उनके चेहरों पर सात्विक तेज और उल्लसित करने वाली दीप्ति नहीं रहेगी। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातःकाल निचले पहाड़ियों के इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। वहाँ सवेरे सूर्योदय के साथ ही तुम श्रम जल स्नात नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे। प्रातःकाल कृषक बदले फूल चुनने के लिए इन पुष्प उद्यानों में आ जाती हैं। उस प्रदेश में इन्हें पुष्पलावी कहते हैं। पुष्पलावी अर्थात फूल चुनने वाली। ये पुष्पलावियाँ घर का कामकाज समाप्त करके उद्यानों में आ जाती हैं और मध्याह्न तक फूल चुनती रहती हैं। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल म्लान हो उठता है। गुंड स्थल से पसीने की धार बह चलती है और इस श्वेत धारा के निरंतर संस्पर्श से उनके कानों के आभरण रूप में विराजमान नीलकमल मलिन हो उठते हैं। दिन भर की तपस्या के बाद वे इतनी कमा लेती हैं कि किसी प्रकार उनकी जीवन यात्रा चल सके, परंतु तुमको यही सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे। उनके दीप्त मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे। उनकी भू भंग विलास से अपरिचित आंखों में सच्ची लज्जा के भार का दर्शन कर पाओगे। इसलिए जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविन्द्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन में चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था उसने निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया था। स्वयं द्विवेदी जी ने भी शांति निकेतन के संस्मरण में आश्रम के उस वातावरण की चर्चा भी की है जिसमें संगीत जीवन का अविच्छिन्न अंग था और छोटे छोटे बच्चों में भी सौंदर्य निर्माण की सहज प्रेरणा काम करती थी। फिर भी उनके अपने सौंदर्य प्रेम का एक बहुत बड़ा स्रोत अपना खुद का लोक संस्कार था। तो यहाँ नामोर जी जो है कहते हैं कि उनका खुद का लोक संस्कार था। आप ये नहीं आरोपित कर सकते कि पूरा शांति निकेतन का प्रभाव था। यही वजह है कि जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य सृष्टि की बात उठती थी वे उसे सामान्य जनजीवन में उतारने की कल्पना करते थे। इस दृष्टि से विचार प्रभाव 1959 में संकलित जनता का अंत स्पंदन शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निबंध इस चिंता से आरंभ होता है कि कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रस ग्राहिका संवेदना उत्पन्न हो। वे भी सुंदर का सम्मान करना सीखे, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखे, सुंदर को पहचानना सीखे। एक सत्याग्रही द्विवेदी जी कहते हैं कि जनता के अंतःकरण में अगर सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव ही नहीं तो जनता कभी भी सौंदर्य प्रेमी हो ही नहीं सकती। किंतु उनका विश्वास ये भी है कि जनता के भीतर वह वस्तु स्तब्ध पड़ी हुई है। उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में वह स्पंदित नहीं हो रही है। इस उद्दीपक वस्तु को समाज में प्रतिष्ठित करना वांछनीय है। जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वे बेखबर नहीं है। वे अनुभव करते हैं कि जिस जनता को पेट भर अन्न नहीं मिलता वह सौंदर्य का सम्मान कर ही नहीं सकती। नींव के बिना क्या इमारत नहीं उठ सकती, भूखे भजन न हो ही गोपाला। किंतु इसके साथ ही यह भी सच है कि जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त भी हो जाती है। स्पष्टता यह दृष्टि उस विचारधारा से नितांत भिन्न है जो जनता की तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतरने की विश्वासी है, क्योंकि वहाँ ये समझ नहीं थे कि जनता के बोध का स्तर इतना ही नीचा है जो जनता के अंतः स्पंदन से अपरिचित है। वे सारी शक्ति फौरी लड़ाइयों में ही क्षय करते हैं। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाते हैं तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज के अनेक राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल हो रहे कि उनके सामने जीवन का यह बड़ा उद्देश्य नहीं और वे सुंदर को एक अतिरिक्त या फालतू चीज समझते हैं। द्विवेदी जी भी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं, किंतु उनके अतिरिक्त का अर्थ वह है जो आनंद वर्धनकृत लावण्य की परिभाषा में वह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयवों में से कोई भी नहीं है उनसे अतिरिक्त, और फिर भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकते। सो सौंदर्य रूप नहीं, लेकिन रूप को छोड़कर भी नहीं रह सकते। वो शास्त्रीय परिभाषा से द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वो द्रष्टव्य है। कहते हैं कि जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी ना करने को भलापन समझते हैं, यह गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। द्विवेदी जी के अनुसार इस भाव से चालित जन समाज अंततः राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर कब्जा करने के प्रयास से कम पर संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना एकदम असंभव हो गया है। किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी जी सहमत नहीं है जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज उसके सौंदर्य प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहते हैं। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता शीर्षक लेख में वे क्या कहते हैं? जो मनुष्य को उनकी सहज वासनाओं और अद्भुत
कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है, वह ठूठ तर्क परायण कठमुल्ला हो सकता है, आधुनिक बिल्कुल भी नहीं। वो मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है, ये न तो संभव है न वांछनीय। इसलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचित्री आनंदनी वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकार, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उस वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। यह आकस्मिक नहीं कि अंतिम दिनों में वो सौंदर्य शास्त्र पर लालित्य मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे। वे अपने प्रिय कवि कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना नामक पुस्तक पूरी करके वे स्वयं लालित्य शास्त्र पर ही व्यवस्थित और सांगोपांग विचार करना चाहते थे। उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की यह स्वाभाविक ही परिणति थी। दुर्भाग्य से उस पुस्तक का केवल 5 ही निबंध पूरा हुआ, पर उनसे भी उनकी व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता का कुछ आभास मिलता है। उन्हें इस तथ्य का एहसास है कि भारतवर्ष में इस प्रकार की किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गई, परंतु काव्य, शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में और विविध आगमों में चरम सुंदर तत्व की महिमा बताने के बहाने इसकी चर्चा अवश्य होती रही। इस प्रयास का पहला सूत्र है कि वे सौंदर्य को सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उनके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। ललित वह इसलिए कि मानव द्वारा ललित है। सौंदर्य की इस मानववादी धारणा को स्रोत दिव्यजी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। उनके अनुसार देवता नाटक न कर सकने और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही सामर्थ्य समझा गया है, क्योंकि इसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है अनुकरण की। यही नहीं, भरत मुनि ने अपने समय में प्रचलित रूपकों में से पूर्णांग सिर्फ नाटक और प्रकरण को ही माना, जहाँ नायक मनुष्य होता है। नायकत्व पर विचार करते हुए प्रसंगवश नाट्यशास्त्र के अनुसार मनुष्य ही धीरोदात्त हो सकता है, जबकि देवा धीरोदात्ता एवं क्योंकि देवों में फलागम के लिए उतावली होती है और धीरोदात्त की भांति धीरो भाव में ही प्रत्याशा में वे नहीं उलझते। द्विवेदी जी की लालित्य योजना जो लालित्य मीमांसा, उसका दूसरा सूत्र यह भी है कि यह बंधन के विरुद्ध विद्रोह है और बंधन द्रोही व्याकुलता का रूप देने का प्रयास। नृत्य के संदर्भ में इसी बात को जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजयेच्छा कहा गया है। आकस्मिक नहीं कि द्विवेदी जी ने अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया ही है। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र यह कि सौंदर्य एक सृजना है, मनुष्य की सृष्टिच्छा का परिणाम। उल्लेखनीय कि लालित्य मीमांसा के प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार श्री शिक्षा पे हुआ है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य की सृजनशीलता पर सबसे अधिक बल देना चाहते हैं। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्रायः शैव तथा शाक्त दर्शनों की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का सहारा भी लिया गया है। कहते हैं कि कलाकार के लिए सब समय बाधक ही नहीं होता, बल्कि कभी कभी साधक या सहायक भी होता है। अंत में द्विवेदी जी एक ऐसे समग्र भाव के रूप सौंदर्य की स्थापना करते हैं जो धर्म, आचरण, नैतिकता सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छाप कर सबको अभिभूत करके सबको अंतर्ग्रथित करके समग्र भाव का प्रकाश करता। उन्हीं के शब्दों में, भाषा में, मिथक में, धन में, काव्य में, मूर्ति में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है। मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई, पर संकल्प सार्थक। जनता का अंत स्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित्य मीमांसा के सूत्रों को देखे तो संकेत स्पष्ट है। जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार, इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास। तो यहाँ पे संस्कृति और सौंदर्य के माध्यम से जो विषय वस्तु उठाया गया और यहाँ पे अलग अलग रूपे में हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में कि आए दिन श्रद्धा पराया आलोक यूरोपियन मतवादों को धकिया देते हैं, या संस्कृत इकहरेपन के संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने किस तरह भारतीय संस्कृति विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता मुद्दों पर बात की। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और साहित्य का जो संबंध है उसको उद्घाटित करते हुए जिस तरीके से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी निबंध धर्मिता का निर्वहन किया, उसका समर्पण नामवर शुक्ल जी ने जो ये लेख लिखा है इससे बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो ये निबंध यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट निबंध के साथ मिलते हैं। तब तक आप पहले के निबंधों को सुनते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।